दोस्तों, रूस के एक गोशे में आर्कटिक दायरे के जजीरा नुमा कोला की झीलें, जंगल, धुंध और बर्फ एक ऐसा तिलिस्माती मंजर पेश करते हैं जैसे वो परियों की कहानी के देश हों। लेकिन इन दिलकश मनाजिर कुदरत के दरमियान रूस के साइंसी तहकीकी स्टेशन की मतरूका इमारत का ढांचा खड़ा नजर आता है। इस हस्ता हाल इमारत के वस्त में फर्श पर जंग आलूद धात का एक बड़ा सा ढक्कन है जिसे मोटे मोटे जंग आलूद नट और बोल्ट से बंद किया गया है। बाज़ लोगों के मुताबिक यही जहन्नुम का दरवाज़ा है। दोस्तों, इन्फॉर्मेटिक्स में खुशामदीद। अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। दोस्तों, कोला सुपर डीप ज़मीन पर सबसे गहरा सुराख है जो इंसान का खोदा हुआ है। ये ज़मीन में तकरीबन 40,230 फुट यानी 12.25 किलोमीटर अंदर तक जाता है। इस कदर गहराई तक जाता है कि मकामी लोग कसम खाकर कहते हैं कि आप वहाँ जहन्नुम में सज़ा याफ्ता रूहों की चीखें सुन सकते हैं। सोवियत रूस को ये सुराख खोदने में 20 साल लगे हैं, लेकिन अब तक ज़मीन के जो मेंटल यानी ज़मीन के अंदर इसकी सबसे सख्त तह तक पहुंचने के लिए ज़मीनी परत के 1/3 हिस्से तक ही पहुंचा जा सका था कि सोवियत रूस में हालात ख़राब होने की वजह से इस काम को रोकना पड़ा। सोवियत अहद का सुपर होल या बड़ा सुराख सिर्फ अकेला ऐसा सुराख नहीं है। सर्द जंग के दौरान दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान ज़मीन के अंदर जो है वो इस तरह के बड़े बड़े सुराख और इससे भी ज़्यादा गहराई वाले जो सुराख हैं इनको खोदने की दौड़ लगी हुई थी और वो ज़मीन के अंदर इसके मेंटल तक पहुंचना चाहते थे। अब जापानी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोग्राम के उली हाम्स कहते हैं कि आहनी पर्दे के दौर में खुदाई का काम शुरू हुआ था और हमारे दरमियान वाकई मुकाबला था। इसका एक मुहर्रिक ये था कि रूसी अपने आदाद शुमार जाहिर नहीं कर रहे थे। उली हाम्स अपनी जवानी में कोला बोर होल के मुकाबले में जर्मनी की जानिब से शुरू किए गए खुदाई के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब रूसियों ने खुदाई शुरू की तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज़ाद पानी मिला है, जिस पर ज़्यादातर साइंसदानों को यकीन नहीं था। मगरबी साइंसदानों का यह ख्याल था कि ज़मीन के नीचे पानी किलोमीटर के फासले पर ज़मीन की परत इस कदर कसीफ होती है कि पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जापानी एजेंसी बराए आबी व अर्जी साइंस के प्रोग्राम मैनेजर शान तूस का कहना था कि इस प्रोजेक्ट का हतमी मकसद ज़मीन के मेंटल यानी कोर का ताज़ा नमूना लेना है। ओमान जैसी जगह पर मेंटल ज़मीन की सतह से नज़दीक तर है, लेकिन ये मेंटल है जो लाखों साल कबल था। जिंदा डायनासोर और डायनासोर के फॉसिल्स और हड्डियों में फ़र्क होता है। अगर ज़मीन प्याज की तरह है तो इसकी परत प्याज की पतली झिल्ली की तरह है जो सिर्फ 40 किलोमीटर दबीज़ है। इसके बाद 1800 मील गहरा मेंटल है और इसके बाद ठीक ज़मीन के मरकज़ में इसका कोर यानी मरकज़ी हिस्सा है। खला में जाने के मुकाबले में ज़मीन की तह में तहकीक के मामले में भी मुकाबला हो रहा है और इसमें इंजीनियरिंग की सलाहियत को बरूए कार ला कर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और दुरुस्त चीज़ के मुजाहिरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन पूरी दुनिया में चल रहा है। साइंसदान वहां तक पहुंच रहे थे जहां पहले कोई नहीं गया था। जमीन के अंदर गहराई में की जाने वाली इस खुदाई में चट्टानों के नमूने साइंस के लिए इतने ही अहम थे जितने अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के जरिए चांद से लाई जाने वाली कोई चीज़। फ़र्क सिर्फ ये था कि इस मामले में अमेरिका की जीत नहीं हुई थी, दरहकीकत किसी की भी जीत नहीं हुई। ज़मीन की अंदरूनी सरहदों को जानने के लिए अमेरिका ने पहले खुदाई शुरू की और सन 1950 की दहाई के अवाखिर में अमेरिकी जो मिसलिनियस सोसाइटी है उसने ज़मीन के मेंटल तक खोदने का मंसूबा बनाया। ये सोसाइटी अमेरिकी साइंसी बरादरी के सुर्खेलों पर मबनी थी। नावल निगार जॉन स्टेनबैक ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा गहरा सुराख करने की बजाय अमेरिकी मुहिम ने फैसला किया कि मैक्सिको के गवादोलियूब साहिल है इससे दूर बहरुल काहल के फ़र्श में खुदाई करके आसान रास्ता तलाश किया जाए। समंदर के फ़र्श में खुदाई करने का फ़ायदा यह था कि वहाँ ज़मीन की परत निस्बतन पतली थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ज़मीन की परत वहाँ सबसे ज़्यादा पतली थी जहाँ समंदर सबसे ज़्यादा गहरा था। सोवियत रूस ने आर्कटिक सर्कल या दायरे में सन 1970 में खुदाई शुरू की, जबकि जर्मन कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम यानी KTB बिलाखिर सन 1990 में शुरू हुआ और उन्होंने 9 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की। जैसा कि चांद पर जाने के मिशन के साथ था, यहाँ भी ये मुश्किलात दरपेश थी कि मुहिम की कामयाबी के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार करने की ज़रूरत थी। जब सन 1961 में समंदर की तह में प्रोजेक्ट मोहूल के तहत खुदाई का काम शुरू हुआ, उस वक्त तेल और गैस के लिए भी खुदाई करना दूर की बात थी।
इस वक्त तक किसी ने डायनामिक पोजीशनिंग जैसी ज़रूरी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की थी ताकि खोदने वाली कश्ती जो है वो कुएं के ऊपर ठहर सके। इसके बरक्स इंजीनियरों को नया तरीका अपनाना पड़ा और उन्होंने जहाज़ के दोनों तरफ प्रोपेलर का एक निज़ाम नस्ब किया ताकि जहाज़ इस सुराख या कुएं के पास ठहरा रहे। जर्मन इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था कि उन्हें जहाँ तक मुमकिन बिल्कुल अमूदी खुदाई करनी थी। इसके हल के लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी तैयार की वो आज दुनिया भर में तेल और गैस निकालने के लिए मयारी टेक्नोलॉजी तस्वुर की जाती है। ऊली हार्म्स कहते हैं कि रूसियों के तजुर्बे से एक बात वाज़ेह थी कि आप जहाँ तक मुमकिन हो बिल्कुल अमूदी खुदाई करें, नहीं तो आपके सुराख में पेच और बल आ जाते हैं। इसके लिए अमूदी ड्रिलिंग का निज़ाम तैयार करना पड़ना था। अब ये इस शोबे में मयारी औजार हैं जो कि तहकीकी तौर पर KTB के लिए तैयार किए गए थे और उसने ज़मीन के अंदर 750 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की थी। इसके बाद आखिर के 1.5 से 2 किलोमीटर में सुराख तकरीबन 200 मीटर तक सीधी लाइन से हट के था। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने 1980 के अवाखिर और सन 1990 के अवाइल में किसी हद तक रूसी तकनीक का उस वक्त इस्तेमाल करने की कोशिश की जब वो मगरबी दुनिया से कदरे ज़्यादा खुलने लगा, लेकिन बदकिस्मती से औजार वक्त पर हासिल नहीं हो सके। बहरहाल इन तमाम मुहिम्मात का अंजाम मायूस कुन था। गलत आगाज़ हुआ और रुकावटें आती रहीं। फिर इनकी मशीनों को ज़मीन के अंदर मौजूद ज़्यादा दर्जा हरारत का सामना रहा, जबकि साइंसदानों के सबसे ज़्यादा गहराई तक खोदने का रिकॉर्ड कायम करने में अखराजात और सियासत भी रुकावट बने। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने से 2 साल कबल अमेरिकी कांग्रेस ने प्रोजेक्ट मूव होल की फंडिंग उस वक्त मंसूख कर दी जब उसके अखराजात बढ़ने लगे और काबू से बाहर हो गए। जो चंद मीटर बेसाल्ट यानी संगे स्याह को ज़मीन की तह से बाहर लाने में कामयाब हुए, उनका खर्च आज के दौर में तकरीबन 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर आया था। इसके बाद कोला सुपर डीप बोर होल की बारी थी। सन 1992 में खुदाई उस वक्त रोक दी गई जब दर्जा हरारत 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये अंदाजे से दुगना दर्जा हरारत था और इसके बाद मज़ीद गहराई में खोदना मुमकिन नहीं रहा। सोवियत यूनियन के हाथ में के बाद इस किस्म के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पैसे नहीं थे और 3 साल बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और अब ये सुनसान मुकाम मुहिम जो स्याहों की मंजिल बनकर रह गया है, जो यहाँ पे जाते हैं जर्मन्स की खुदाई का अंजाम बाकी ममालिक की खुदाई की तरह नहीं रहा। अभी भी खोदने वाली बड़ी मशीनें वहीं पे हैं और ये आज स्याहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये जगह दर हकीकत सैयारों के मुशाहिदे की जगह या फिर आर्ट गैलरी बनकर रह गई है। जब डिच फनकार लूटे जियोन ने जर्मन सुराख में अपने माइक्रोफोन को डाला तो उन्हें गहराई में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, जिनकी जो साइंसदान है वो वजाहत करने से कासिर थे। वो कहती हैं कि इनका माइक्रोफोन थर्मल शील्ड से महफूज था। वो एक ऐसी गड़गड़ाहट थी जिसे सुनकर वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं ये ज़िंदा हो उठी और वो आवाज़ बार बार याद आती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो जहन्नुम की आवाज़ थी, जबकि दूसरों ने कहा कि वो ज़मीन को सांस लेते हुए सुन रहे थे। हार्म्स कहते हैं कि वहाँ सोवियत यूनियन से ज़्यादा गहराई खुदाई का मंसूबा था, लेकिन हमें जितना वक्त हासिल था इसमें हम 10 किलोमीटर तक भी नहीं पहुँच सके जिसकी हमें इजाज़त थी। और फिर जहाँ हम खुदाई कर रहे थे वो जगह रूसियों की खुदाई की जगह से ज़्यादा गर्म थी और ये वाज़ेह हो गया था कि मज़ीद गहराई में खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और फिर ये सन 1990 की दहाई थी और मज़ीद गहराई में जाने के लिए मज़ीद फंडिंग की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जर्मनी के दोनों हिस्सों के एक होने में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। ज़मीन के मेंडल तक पहुँचने की दौड़ मशहूर नावल जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ के एहसास को हिला देने के लिए काफ़ी था। साइंसदानों को इस बात की उम्मीद नहीं कि इन्हें जो है वो ज़मीन के अंदर डायनासोर से भरा हुआ कोई पोशीदा गार मिलेगा, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट को मुहिम करार देते हैं। अब से नए जापानी प्रोजेक्ट से मुंसलिक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर में बहर और अर्जियाती साइंस के शोबे में जियो केमिस्ट्री के प्रोफेसर डेमन डेगल का कहना है कि इन मिशंस की खास बात यह है कि ये सैयारों के दरियाफ्त की तरह हैं। ये खालिस साइंसी प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप ये नहीं जानते हैं कि आप क्या हासिल करेंगे या दरियाफ्त करने जा रहे हैं। DSPT और ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम के सुराख तकरीबन 1256 पर हम लोगों ने ज़मीन की परत को मुसल्लम देखा। किसी को पहले ये नहीं मिली थी। ये बहुत पुरजोश अमर था। वहाँ हमेशा हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। आज M2M यानी मोहोल 2 मेंटल बैनुल-अक़वामी समुद्री दरियाफ्त प्रोग्राम IODP के सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है। असल प्रोजेक्ट मोहोल की तरह साइंसदान समंदर के फर्श पर खुदाई करना चाहते हैं जहाँ ज़मीन की परत सिर्फ तकरीबन 6 किलोमीटर चौड़ी है। $1 अरब के इंतहाई गहरी खुदाई के प्रोजेक्ट का मकसद इन सीटो मेंटल की चट्टानें हासिल करना है, जो कि इंसानी तारीख में पहली बार होगा। जापान के नए प्रोजेक्ट में शामिल टेगल ने कहा ऐसा करना
حیرت انگیز ہوگا اور اس کے لیے جاپان کو بڑے عزم کی ضرورت ہوگی۔ پروجیکٹ کی اہمیت کے باوجود کھدائی کرنے والا بڑا بحری جہاز چیکایو اس پروجیکٹ کے پیش نظر 20 سال پہلے تیار کر لیا گیا تھا۔ چیکایو میں جی پی ایس کے نظام کے ساتھ 6 ایڈجسٹ کیے جانے والے کمپیوٹر سے کنٹرول جیٹ بھی ہیں، جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑے جہاز کی جگہ کو تقریباً 50 سینٹی میٹر تک ہی آنے دیں گے۔ شانٹاز نے کہا کہ اس کا تصور یہ ہے کہ جہاز اس جگہ کو چن کر 50 سال پرانے اصل موہول پروجیکٹ کی جگہ پھر سے کھدائی شروع کرے گا۔ سپر ڈیپ سوراخ نے ہمیں موٹی براعظمی پرتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ ہم کرسٹ مینٹل کی سرحد کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔